सेवकों से भरे घर में जन्म लेने वाले और खुद को साइंस का सेवक कहने वाले भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को स्थापित करने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम अम्बाला साराभाई दुनिया के किसी भी उम्र में एक असाधारण व्यक्ति रहे होंगे। एक कल्पनाशील और रचनात्मक वैज्ञानिक, कलाओं के पारखी, संस्थानों के निर्माता, दशकों के योजनाकार, रुचियों और विद्वता के एक विशाल सीरीज के थे। एक दूरदर्शी और एक सपने देखने वाले, जिसमें कड़ी मेहनत की अनंत क्षमता थी। वह सब कुछ थे, पर फिर भी वह एक विनम्र और बेहद मानवीय व्यक्ति थे। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद की एक बड़ी कपड़ा मिल के मालिक अम्बाला साराभाई के घर एक लड़का पैदा हुआ। 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर अहमदाबाद की यात्रा पर आए हुए थे और विक्रम के ही घर पर उनके पिता के मेहमान के तौर पर ठहरे हुए थे। जब टैगोर ने उन्हें पहली बार देखा तो उन्होंने कहा था, एक दिन ये लड़का बहुत बड़े काम करेगा। बचपन से ही मशीनों के शौकीन विक्रम स्टीम इंजन को ही अपना खिलौना मानते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के निजी स्कूल से की। जब 18 साल की उम्र में विक्रम साराभाई फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने कैम्ब्रिज गए, तब उनके लिए सिफारिश पत्र टैगोर ने ही लिखा था। विक्रम साराभाई हमेशा विचारों में खोए रहते थे। हमेशा सफेद खादी का कुर्ता पैजामा, सूट पहनते तो नीचे कोल्हापुरी चप्पलें पहनते। वेस्टर्न और क्लासिकल संगीत के शौकीन टैगोर और सहगल के गानों को खासा पसंद करते थे। कैम्ब्रिज से वापस लौटने के बाद विक्रम साराभाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर चले गए, जहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की देखरेख में अपना शोध जारी रखा। वहीं उनकी मुलाकात महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा से हुई, जिन्होंने मशहूर डांसर मृणालिनी स्वामीनाथन से उन्हें मिलवाया, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। जिस दिन उनकी शादी हुई, उसी दिन वो बैंगलोर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। वो भारत छोड़ो आंदोलन के दिन थे, जब 1961 में देश में स्पेस रिसर्च की जरूरत महसूस हो रही थी। तब विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च का प्रस्ताव लेकर केंद्र के पास पहुंचे। सरकार को प्रस्ताव पसंद आया। 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनकोस्पार बनाया गया। इनकोस्पार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से जुड़ा था। उस समय परमाणु निर्देशक विभाग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। 1966 में जब होमी भाभा की विमान दुर्घटना में अचानक मौत हो गई, तो विक्रम साराभाई को उनकी जगह परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि उनकी परमाणु शोध की पृष्ठभूमि नहीं थी। शुरू से ही वो परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के पक्षधर थे। एक दिन साराभाई अपने साथी वैज्ञानिकों, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए थुम्बा गए। उस वक्त के तिरुवनंतपुरम के बिशप के घर के पास पहुंचे, जो कि एक चर्च के नजदीक ही था। वैज्ञानिकों की टीम को चर्च की ये जगह रॉकेट लॉन्चिंग के लिए अच्छी लगी। देश के पहले रॉकेट लॉन्चिंग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समेत पूरी टीम उस जगह का इस्तेमाल करना चाहती थी। जब थुम्बा में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, उस समय केरल में विधानसभा का सत्र भी चल रहा था। तब सत्र को भी रोक दिया गया। बिशप से अनुमति मिलने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। थुम्बा चर्च के नजदीक के गांव को भी शिफ्ट किया गया और 100 दिन के अंदर ही एक नया चर्च बना लिया गया। बिशप के घर को ऑफिस बनाया गया और चर्च में वर्कशॉप और पशुओं के शेड में स्टोरेज हाउस और लैब बना दिए गए। इसके साथ ही युवा वैज्ञानिकों की टीम ने पहले रॉकेट लॉन्चिंग की तैयारियां शुरू कर दी। ये रॉकेट नासा का था।
लेकिन भारत अपनी जमीन पर इसको लॉन्च करने की तैयारियां कर रहा था। उस वक्त लाने ले जाने की सुविधा नहीं होने की वजह से वैज्ञानिकों ने रॉकेट के हिस्से को साइकिल और बैलगाड़ी के सहारे लॉन्च पैड तक पहुंचाया। इस तरह भारत ने नासा के साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे को लॉन्च किया, जिसे ARGO B-13 भी कहा जाता है। थुम्बा में 1 जनवरी 1965 को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्राद्योगिक केंद्र SSTC को स्थापित किया गया। 1 जनवरी 1967 को अहमदाबाद में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना की गई। 2 फरवरी 1968 को थुम्बा इलेक्टोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन संयुक्त राष्ट्र को समर्पित किया गया। पहले रॉकेट के 6 साल बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। 1971 में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर बना था, जिसे आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। 30 दिसंबर 1971 को चांद तक पहुंचने का सपना देखने वाले और इसरो ने अपने सबसे होनहार रत्न को हमेशा के लिए खो दिया। विक्रम की रखी नींव को इसरो ने नई ऊंचाइयों तक छूने की ओर आगे बढ़ाया। 1 जनवरी 1972 से 1 जनवरी 1976 तक एयरबॉर्न रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए। 1 जून 1972 को अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। इसरो को डॉस के तहत लाया गया। 1 जनवरी 1975 से 1 जनवरी 1976 के बीच सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स आयोजित किया गया। 19 अप्रैल 1975 को इसरो का पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। 1 अगस्त 1975 को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत ने पहले 1 साल के लिए रॉकेट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट किए। 1 जनवरी 1977 से 1 जनवरी 1979 तक सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टेप शुरू हुआ, जो टीवी को हर गांव तक ले गया। 7 जून 1979 को भास्कर 1 पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। 10 अगस्त 1979 को पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक्सपेरिमेंट हुआ। 18 जुलाई 1980 को पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 लॉन्च हुआ, जिसके डायरेक्टर थे APJ अब्दुल कलाम। 19 जून 1981 को इसरो ने एप्पल एरन की मदद से पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। 10 अप्रैल 1982 को लॉन्च हुआ था सैटेलाइट INSAT-1A। ये कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और मौसम की जानकारी के लिए था। 30 अगस्त 1983 को INSAT-1B लॉन्च किया गया। 24 मार्च 1987 को इसरो ने एडवांस SLV लॉन्च किया। 1988 में भारत ने लॉन्च किया पहला रिमोट सेंसिंग जासूसी उपग्रह IRS-1A। 20 सितंबर 1993 को इसरो ने लॉन्च किया पहला PSLV। 2000 से शुरू हुआ GSLV क्लास रॉकेट का इस्तेमाल और टेस्टिंग। 2001 में GSLV ने GSAT को ऑर्बिट में पहुंचाया। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान 1 की लॉन्च कर दुनिया को चौंका दिया। 25 सितंबर 2009 को भारत ने यह घोषणा की कि भारत ने चंद्रमा के सतह पर मौजूद पानी का पता लगाया है। 16 नवंबर 2013 को अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत ने एक नया अध्याय लिखा। इस दिन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PLS-VC-20 मंगलयान के अंतरिक्ष का सफर शुरू हुआ। इस दिन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PLS-VC-20 मंगलयान का अंतरिक्ष का सफर शुरू हुआ। 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत इस तरह के अभियान में पहली बार में ही सफल होने वाला पहला देश बना। 16 फरवरी 2017 को इसरो ने एक साथ अंतरिक्ष में एक ही रॉकेट से
104 सैटेलाइट को लॉन्च कर दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड रूस के पास था, जिसने एक बार में 37 सैटेलाइट लॉन्च किया था। 2018 में IRNSS सैटेलाइट मिशन को पूरा किया। रूस, यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन के साथ भारत उन चुनिंदा 5 देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। 2018 में GSLV Mark III को ऑपरेशनल घोषित किया गया। इसी का नाम बाहुबली रखा गया, जिस पर सवार होकर 2019 में चंद्रयान 2 ने उड़ान भरी थी। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। कभी साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट के हिस्से ले जाने से लेकर बाहुबली के कंधों पर चंद्रयान के मिशन को ले जाने तक का सफर। अमेरिका से GPS की मदद ना मिलने से लेकर अपने खुद के देसी GPS बनाने तक का सफर। कभी केरल के पास एक छोटा सा साउंडिंग रॉकेट भेजने से लेकर आज अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने तक की तैयारियों का सफर। विक्रम साराभाई के सपनों को एक नए आयाम तक पहुंचाने में इसरो नित्य नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है और नई ऊंचाइयों को छूते हुए आज गगनयान जैसी बड़ी उपलब्धि दर्ज करने जा रहा है।